हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको मिलता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन केजी से लेकर क्लास 12 तक। हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, सीबीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो, सब कुछ मिलता है आपको यहाँ पर, वो भी 100% फ्री और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ। और यहाँ पर ऐसा कभी नहीं होता कि 2 लेक्चर्स दिखाकर आपसे बाकी के लिए एक भी पैसा मांगा जाए, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ पूरी तरह फ्री है। यहाँ पर सिर्फ मैटर करता तो आपका एजुकेशन और हमारा साथ, क्योंकि एक से बढ़कर एक एक्सपीरियंस टीचर है, दिन रात मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। और क्या बोलते हैं हम होंगे कामयाब कब? अगर आपने सारे वीडियोस देखे और उसको वैसे ही फॉलो किया जैसा कि हम गाइड कर रहे हैं। तो मैं हूं आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आवर बुक आर.डी. शर्मा। तो कहां तक पहुंच चुके थे हम? तो हमने स्टार्ट कर दिया था अपना चैप्टर अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, एंड इसमें हम लोगों ने देख लिया था भाई कि क्या क्या होता है, वेक्टर्स क्या होते हैं, पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं, और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिए थे। तो अगर इससे पहले के आपने वीडियोस देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर इससे पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो फिर अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले जाकर आप इससे पहले के वीडियोस देखें एंड उसके बाद यहां पर आए। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? तो हम पढ़ने वाले हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स मतलब कि यहां पर कुछ नहीं, खास बात नहीं है, ये जानते हो आप वैसे भी। जैसे कि हम किसी भी वेक्टर में, किसी वेक्टर ए में स्केलर m को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो ये आपको मालूम है कि अगर स्केलर m को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी वेक्टर में, तो ये जो भी वेक्टर आएगा ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? सबसे पहली बात तो इसका मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाएगा। अगर ये आपका a वेक्टर था और आप m मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका ma वेक्टर, बट उसका सपोर्ट सेम होगा, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोर्ट का मतलब क्या? वो लाइन जिसका ये वेक्टर जो होता है एक पार्ट होता है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इनके कॉम्बिनेशन में किसी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि मैं बोलता हूं कोई वेक्टर है आर वेक्टर, उसको मैं लिखता हूं एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर, मतलब ए बी और सी 3 वेक्टर्स थे, तीनों में हमने अलग अलग स्केलर्स मल्टीप्लाई किया और उन तीनों को एडिशन कर दिया। उन तीनों का मतलब उन तीनों को ऐड करके हम क्या लिख रहे हैं? कोई एक वेक्टर आर वेक्टर, तो हम ऐसा रिप्रेजेंट यहां पर कर सकते हैं। मतलब कि क्या बोल रहा है? अ वेक्टर आर वेक्टर इज सेड टू बी लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब ये इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स एक्स वाई एंड जेड सच दैट आर इक्वल्स टू एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी। अब ये एक्स वाई और जेड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर ऐसे स्केलर्स हैं जहां पर आप आर को क्या लिख सकते हो? एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी के फॉर्म में, तो मतलब कि यही कहलाता है आपका क्या? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो ज्यादा भारी बात कोई नहीं है, ये चीज हम पहले से भी जानते हैं और अभी हमने फिर से अच्छे से देख ली इसको। अब इसको क्लियर करके यहां पर हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी, प्रूव दैट AB प्लस AC इक्वल्स टू 2AD। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है कि ट्राइंगल ABC है आपके पास, और D जो है वो मिड पॉइंट है। ठीक है, D मिड पॉइंट है साइड BC का। हमें बोल रहा है प्रूव करना है कि AB प्लस AC, AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर जो होगा वो 2AD वेक्टर के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं यहां पर? ठीक है यार, ये इक्वेटर ट्राइंगल है, बढ़िया है। मैं यहां पर बोलता हूं लेट A जो पॉइंट हो वो ओरिजिन से कोइंसाइड कर रहा हो। A को मतलब मैं शिफ्ट करके कहां पर ले आता हूं? ओरिजिन पर। ठीक है, तो मैं बोलता हूं लेट A इज एट द ओरिजिन। ठीक है, ए जो है वो ओरिजिन पर है, मैं बी को बोल देता हूं बी वेक्टर, सी को बोल देता हूं सी वेक्टर। तो ए बी जो पूरा है, ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बी वेक्टर के इक्वल, एंड ए सी वेक्टर कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सी वेक्टर के इक्वल। अब आपको पता है डी जो है वो क्या है? मिड पॉइंट है। ठीक है, डी जो है वो मिड पॉइंट है, और डी को अगर मैं डी वेक्टर बोलता हूं तो आप जानते हो कि ए डी जो है वो डी वेक्टर के इक्वल होगा, बिकॉज आपको मालूम है ना कि ओरिजिन से जब भी कोई पॉइंट लेते हो आप, जैसे ओरिजिन आपने ओ बोला
और एक वेक्टर ए है वहां पर, तो ओ ए वेक्टर ए वेक्टर के इक्वल होता है, ओ बी वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल होता है। अगर ये बात आपको नहीं पता है तो इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है, तो पहले जाकर आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद यहां पर आइए, आपको चीजें समझ में आएंगी मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक, अब ए बी वेक्टर बी वेक्टर है, ए सी वेक्टर सी वेक्टर और ए डी वेक्टर डी वेक्टर है, तो आपको क्या करना है, तो यहां पर आपको दिया हुआ डी जो है वो मिड पॉइंट है बी और सी का, तो आप क्या बोल सकते हो, डी वेक्टर इक्वल्स टू बी प्लस सी बाय 2। आपको पता है ना, सेक्शन फॉर्मूला इससे पहले पढ़ा है हम लोगों ने, तो उसमें क्या होता है, एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, बट क्योंकि इंटरनली डिवाइड कर रहा है इसलिए, बट यहां पर एम और एन दोनों क्या है, 1 1 है, तो यहां पर हो जाएगा 1b प्लस 1a अपॉन 1 प्लस 1, यानी कि पता है वैसे भी मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो क्या होता है, a प्लस बी अपॉन 2, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2। तो यहां पर दो वेक्टर कौन कौन से, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन 2, तो ये हो गया डी वेक्टर, 2 को मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2d वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो आप क्या बोल सकते हो, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना हो गया, 2d वेक्टर, यानी कि b जो है वही है ए बी वेक्टर, c जो है वही है ए सी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर इक्वल्स टू 2d वेक्टर, और d क्या है, ए डी वेक्टर, तो 2ad वेक्टर। ए को ओरिजिन पर लेने से हमें बस फायदा ये हो गया कि हमें b माइनस ए नहीं करना पड़ा कहीं पर भी। ए को अगर आप a वेक्टर लेते ना तो भी ये चीज प्रूव हो जाती, इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होती, ठीक है। लेकिन यहां पर ओरिजिन कंसीडर करने से ज्यादा आसानी से प्रूव हो गई जो हमको बोला गया था प्रूव करने को। तो क्या करते हैं हम यहां पर बोलते हैं ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए को मैंने कंसीडर कर लिया कि वो ओरिजिन पर सिचुएटेड है, तो ए, और अगर बी जो है वो बी वेक्टर है, डी जो है वो स्मॉल डी वेक्टर और सी जो है वो सी वेक्टर है, तो ए बी वेक्टर हो जाएगा बी वेक्टर, क्योंकि बी माइनस ओ करोगे आप, ओरिजिन है वो, तो ए डी वेक्टर हो जाएगा डी वेक्टर, ए सी हो जाएगा सी वेक्टर। हमें पता है कि डी जो है बी और सी का मिड पॉइंट है, तो डी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, 2 को आपने मल्टीप्लाई किया तो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 2d वेक्टर की इक्वल, तो बी को आपने ए बी वेक्टर और सी को आपने ए सी वेक्टर और डी को आपने ए डी वेक्टर रख दिया और आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव यूजिंग वेक्टर्स मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। बढ़िया क्वेश्चन है, तो हमसे बोल रहा है कि मीडियन जो होते हैं ट्रायंगल के वो कॉन्करेंट होते हैं, ये आपको प्रूव करना है। ये आपका ट्रायंगल है ए बी एंड सी, इसको मैं ए वेक्टर बोलता हूं, इसको बी वेक्टर, इसको सी वेक्टर, इसके मीडियंस बनाता हूं मैं। ए डी सी ई बी ई सी एफ, ठीक है। तो ये क्या है भाई, आपके मीडियंस हैं, कौन कौन से, ए डी सी एफ और बीई मीडियंस हैं। तो आप क्या करोगे, आपको पता है, आपको ये बताना है कि ये कॉन्करेंट होते हैं, मतलब एक ही पॉइंट से जाते हैं, मतलब कि ये जो पॉइंट है इस पे मिलते हैं भाई, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्करेंट प्रूव करना है तो यहां पर किसी एक पॉइंट से तीनों पास होते हैं, ऐसा कुछ आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहां पर बोलता हूं कि लेट ओ एक पॉइंट है, ओ या फिर आप एम बोल दो, चलो एम एक पॉइंट है जो एडी को कितने रेशियो में डिवाइड करता है, तो वो आपको पता है 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, इसको मैं डी वेक्टर बोल रहा हूं, ठीक है। तो जो एम पॉइंट है वो एडी को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो आप क्या बोलोगे कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, डी के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है क्या, तो डी के कोऑर्डिनेट्स होते हैं भाई बी प्लस सी बाय 2, ये पता है आपको। ई के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए प्लस सी बाय 2, ये मिड पॉइंट्स है ना, और एफ के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए प्लस बी बाय 2, भाई मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स तो आपको पता ही है। अब ये जो m है, अगर मैं बोलता हूं m डिवाइड्स AD इन द रेशियो 2:1, क्योंकि ये सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी होती है, तो आप क्या बोलोगे, m डिवाइड्स AD इन द रेशियो 2:1। तो यहां पर आप लगाते हो अब क्या, सेक्शन फॉर्मूला, तो बोलोगे बाय सेक्शन फॉर्मूला बाय सेक्शन फॉर्मूला m इंटू बी, एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, मतलब कि 2 इंटू बी प्लस सी बाय 2, 2 इंटू
बी प्लस सी बाय 2 प्लस एन ए 1 इंटू ए वैक्टर ना, यहां नहीं, यहां तो गलत बोले थे मैंने, 1 इंटू एन वैक्टर मतलब ए वैक्टर मतलब 1 इंटू ए अपॉन 1 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, ये आएगा a प्लस बी प्लस सी बाय 2। मतलब कि इसका पोजीशन वेक्टर m का पोजीशन वेक्टर क्या आ रहा है, अगर इसको मैं m बोलता हूं स्मॉल m, तो m वेक्टर कितना आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी बाय 2 के इक्वल। एग्जैक्ट सेम वे में आप CF का निकालते हो भाई, CF का जो पॉइंट है वो भी इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, ये 2 है ये 1 है, ठीक है। उसको मैं m नहीं बोलता, मान लो उसको मैं n बोल देता हूं, वो पॉइंट अलग है कहीं पर मैं मानता हूं, ठीक है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट जो उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये पता लगाता हूं मैं। कोऑर्डिनेट्स मतलब कि उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा ये पता लगाता हूं। तो मैं बोलता हूं पोजीशन वेक्टर ऑफ n दैट डिवाइड्स CF इन द रेशियो 2:1, ठीक है। अब कॉन्करेंट नहीं है भाई तो एक ही पॉइंट नहीं आना चाहिए, तो आप लिखोगे 2 इंटू ए प्लस बी बाय 2 प्लस 1 इंटू सी, तो ये हो जाएगा, इसके n वेक्टर को मैं बोलता हूं 2 इंटू ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर बाय 2 प्लस 1 इंटू एन ए सी वैक्टर बाय 1 प्लस 2, ठीक है, m प्लस n, तो 2 से 2 कैंसिल, ये भी कितना आ रहा है a प्लस बी प्लस सी बाय 3। सिमिलरली आप बोलोगे कि बीई वेक्टर को कोई एक पॉइंट जो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स q है या o है या कुछ भी है p है, तो वो भी सेम टू सेम कैसा आएगा, a प्लस बी प्लस सी बाय 3, 2 नहीं 3, 2 प्लस 1 3। तो आप बोलोगे देयरफॉर ऑल द 3 सेगमेंट्स या 3 वेक्टर्स, कौन कौन से, AD, CF एंड BE, AD, CF and BE passes through a point with position vector A plus B plus C by 3, ठीक है, A plus B plus C by 3। सारे के सारे जो मीडियंस हैं वो इससे पास होते हैं, तो मतलब कि वो क्या है, कॉन्करेंट है, ठीक है। देयरफॉर मीडियंस आर कॉन्करेंट। तो क्लियर है क्या किया आपने इस क्वेश्चन में, आपको बोला गया था कि किसी भी ट्रायंगल के सारे मीडियंस जो होते हैं वो कॉन्करेंट होते हैं, प्रूव करके बताओ। तो आपने एक ट्रायंगल लिया ABC, ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, बी का बी वेक्टर और सी का सी वेक्टर ले लिया। आपने बोला कि अगर आप इन तीनों के मीडियंस बनाते हो, ठीक है, और मीडियन तो आप जानते हो कि मिड पॉइंट पर जाएगा सामने वाले साइड के, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, बी और सी को जो बाइसेक्ट कर रहा है उसका हो जाएगा b प्लस सी बाय 2। सिमिलरली इसका a प्लस सी बाय 2, इसका a प्लस बी बाय 2। और आपने बोला कि अगर एक ऐसा पॉइंट मैं ढूंढूं जो इनको 2:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है, तो उसके क्या आएंगे पोजीशन वेक्टर। तो AD को 2:1 के पॉइंट्स में डिवाइड करने वाला का पोजीशन वेक्टर a प्लस बी प्लस सी बाय 3 आया, CF का भी सेम आया और BE का भी सेम आया। तो आपको समझ में आ गया कि ये तीनों एक पॉइंट से तो पास हो रहे हैं और उसके पोजीशन वेक्टर हैं a प्लस बी प्लस सी बाय 3। तो ये तीनों कैसे हो गए, कॉन्करेंट। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, तो प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। तो अब इसको देखकर आपको बचपने की याद आ रही है क्या? बचपन की मतलब कि आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा ना, क्लास 10th में या क्लास 9th में पढ़ा होगा शायद, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था, जिसको प्रूव करने में हमेशा भूल भी जाते होगे आप कि किसको क्या लेना है और कैसे प्रूव करना, और बहुत इंपॉर्टेंट होगा मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करना। वो अपन लोगों ने कितने सारे स्टेप्स में ले जाकर प्रूव किया था, लेकिन अब देखना वेक्टर्स में उसको कितने इजीली आप प्रूव कर सकते हो, किसको, मिड पॉइंट थ्योरम को, ठीक है। तो यहां पर ये एक्चुअली मिड पॉइंट थ्योरम ही है
कि प्रूव दैट a line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of it। मतलब कि एक ट्राइंगल हमने बनाया, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है कोई साइड, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है कोई साइड, ठीक है। तो और यहां पर पवन भाई हैं हमारे, और वो बड़े मस्ती में भी रहते हैं थोड़ा सा, और वही पढ़ते हैं और आंसर भी देते हैं। तो बेटा बताओ, मिड पॉइंट को यहां पर ज्वाइन कर रही, तो पॉइंट कौन से लूं मैं, डी और ई लूं? डी और ई बोल रहे हो, ठीक है। तो अपन लेते हैं पी और क्यू, इनका बताया पॉइंट ले रहा मैं बड़ा, ठीक है। तो यहां पर पॉइंट हमने लिया पी और क्यू, ठीक है, ये दो मिड पॉइंट्स हैं। अब यहां पर करना क्या है, तो यहां पर हमें बोला गया है कि बताना है कि जो पी क्यू है ये पैरेलल है बीसी के, एंड पी क्यू जो है वो हाफ है बीसी के, ठीक है। बिकॉज ये क्या बोला गया है कि मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। तो बेसिकली हमें प्रूव करना है दैट पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी एंड पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ बीसी। ये दो चीजें हमें बतानी है, ठीक है। अब इसको बताने के लिए मैं क्या बोलता हूं, लेट ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, सी का पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर है। तो पी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा और क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे कि पी का पोजीशन वेक्टर, क्योंकि पी मिड पॉइंट है इसलिए वो हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय 2। तो आप बोलते हो इसको ए प्लस बी बाय 2, एंड क्यू का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 2, ए प्लस सी बाय 2। क्लियर है? तो अब यहां पर हमें, अगर मैं देखूं कि पी क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो पी क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा? तो आपको मालूम है हेड माइनस टेल करते हो आप पोजीशन वेक्टर जब भी निकालते हो तो फाइनल माइनस इनिशियल। यहां पर क्यू जो है वो हेड है, अगर मैं पी क्यू की बात कर रहा हूं, यहां पर बीसी, अगर बीसी वेक्टर है कोई तो, ठीक है। तो पी क्यू वेक्टर जो है वो कितना आ रहा है? तो पी क्यू वेक्टर आप देखोगे कि पी इनिशियल पॉइंट, क्यू फाइनल पॉइंट। तो क्यू से आपको पी का पोजीशन वेक्टर माइनस करना है, यानी कि ए प्लस सी बाय 2 माइनस ए प्लस बी बाय 2। तो ये हो जाएगा ए बाय 2 प्लस सी बाय 2 माइनस ए बाय 2 माइनस बी बाय 2। ए बाय 2 से ए बाय 2 कैंसल, ये आ जाएगा आपका सी माइनस बी बाय 2। सी माइनस बी बाय 2 किसका आ रहा है? पी क्यू का पोजीशन वेक्टर। और अगर मैं बोलूं बीसी का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, तो आप बोलोगे बीसी का पोजीशन वेक्टर आएगा फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब सी माइनस बी। तो अब साफ साफ दिख रहा है क्या कि पी क्यू जो है वो एक्चुअल में बीसी बाय 2 वेक्टर है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? तो आप बोलोगे पी क्यू वेक्टर इक्वल्स टू सी माइनस बी बाय 2 है ना, तो इसको आप बोलोगे हाफ ऑफ बीसी वेक्टर। अब आपको पता है कि जब भी मैं किसी एक वेक्टर ए में कोई स्केलर m मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, वैसे ये कॉन्सेप्ट आप आगे जाकर पढ़ोगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि ये ए वेक्टर है, इसमें मैंने m मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये आपका एम ए वेक्टर हो गया। अभी जो भी एम ए वेक्टर बनता है वो एक्चुअल में एक ही सपोर्ट पर होता है, सेम लाइन के पार्ट होते हैं, इसलिए इनको कोलिनियर या फिर पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं हम। तो आप यहां पर ये समझ सकते हो कि ए वेक्टर जो होगा वो एम ए वेक्टर के पैरेलल होगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड भले ही डिफरेंट हो, बट वो दोनों कैसे हैं? वो दोनों हैं एक ही सपोर्ट के पार्ट। एक ही सपोर्ट मतलब कि उस लाइन के पार्ट जिसमें, मतलब सपोर्ट यानी कि क्या होता है? वो लाइन जो कि इन वेक्टर्स को कंटेन किए हुई है, ठीक है। तो दोनों एक ही सपोर्ट के पार्ट हैं, तो दोनों या तो कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे या फिर पैरेलल वेक्टर। तो आपने बोला ए वेक्टर इज पैरेलल टू एम ए वेक्टर। तो यहां पर ये मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अगर आपने लिखा हुआ है कि पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ बीसी वेक्टर, तो मतलब कि ये हो जाएगा पी क्यू जो है वो बीसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल भले ही ना हो, लेकिन डायरेक्शन सेम है उसका, ठीक है। तो यहां पर आप बोलोगे पी क्यू जो है वो बीसी के पैरेलल है। याद रखना यहां पर कभी भी किन्हीं दो वेक्टर्स, ए वेक्टर को मैं लिख पा रहा हूं अगर लैम्डा बी वेक्टर के फॉर्म में,
लैम्डा बी वेक्टर के फॉर्म में, तो आप बोल सकते हो इससे ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, जहां पर लैम्डा कोई भी एक स्केलर है, ठीक है, वेयर लैम्डा इज एन क्यूब, वेयर लैम्डा इज अ स्केलर। लैम्डा क्या है? एक स्केलर है। तो बात समझ में आ रही है? तो क्या बोला आपने कि लैम्डा अगर स्केलर है, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर लिख पा रहे हो आप, तो इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, लेकिन ये एक ही सपोर्ट के पार्ट होंगे, ये दोनों पैरेलल वेक्टर होंगे, जैसे कि ए वेक्टर और एम ए वेक्टर में हम बोलते हैं, ठीक। अब यहां पर आपने क्या बोला? आपने पी क्यू को हाफ बीसी वेक्टर के बराबर बोला, तो आपने बोला कि पी क्यू जो है वो बीसी के पैरेलल है, क्योंकि पी क्यू इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर आप बीसी वेक्टर आप लिख पा रहे हो। अब दोनों कैसे हैं? पैरेलल हैं। अब दोनों का अगर मैं मॉड लूं, तो भाई पी क्यू का मॉड इक्वल्स टू हाफ बीसी का मॉड, यानी पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ बीसी। हाफ का मॉड तो क्या होगा? हाफ ही है वो तो पी क्यू मैग्नीट्यूड में बीसी का आधा है, लेकिन डायरेक्शन में सेम है, इसलिए उसके पैरेलल है। तो आपने कर दिया प्रूफ कि पी क्यू जो है वो हाफ ऑफ बीसी के इक्वल है। यहां पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना, कोई ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वेक्टर का आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए और इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से आप प्रूव कर सकते हो। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो यहां पर आपको क्या बोला जाता है? प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। तो हमने बोला ट्रायंगल एबीसी है, इसके दो मिड पॉइंट्स ले लिए, जिनको भाई साहब ने बोला था ई एंड एफ लो, पर हमने बोला काय को लें, उसने बोला इसलिए अपन ने दूसरे पॉइंट लिए, वरना मैं वही लेता, पी और क्यू लिया अपन ने, ठीक। तो यहां पर पी और क्यू दो मिड पॉइंट्स हो गए ए बी एंड ए सी के। अब हमें पता है कि अगर ये मिड पॉइंट है और ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर है, बी का बी वेक्टर और सी का सी वेक्टर है, तो ये जो मिड पॉइंट्स इनके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए प्लस बी बाय टू और ए प्लस सी बाय टू। अब हमें बताना था कि पी क्यू जो है वो बीसी के पैरेलल है और पी क्यू जो है वो बीसी के हाफ के बराबर है। तो हमने बोला पी क्यू क्या होगा एक्चुअल में, तो Q माइनस पी के बराबर होगा, वो फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब कि हेड माइनस टेल। तो यहां पर आपने देखा कि पी क्यू वैक्टर आ रहा था सी माइनस बी बाय टू, और बी सी वैक्टर अगर आपने देखा तो वो सी माइनस बी के इक्वल आ रहा था, उसका भी हेड सी है और टेल बी है, ठीक। तो सी माइनस बी सी था, यहां पर सी माइनस बी बाय टू था, तो सी माइनस बी की जगह आपने बी सी पुट किया, तो पी क्यू वैक्टर जो है, पी क्यू वैक्टर आपका हाफ ऑफ बी सी वैक्टर के इक्वल हो गया। तो हमको समझ में आया कि अगर मैं किसी भी वैक्टर ए को लैम्डा बी वेक्टर लिख पा रहा हूं, तो मतलब कि वो दोनों जो हैं वो कैसे हैं? पैरेलल हैं। तो यहां पर आपने देखा क्यों है, ये मैंने बता दिया आपको, वो स्केलर से मल्टीप्लिकेशन देखा था ना आपने, समझ में आ गया होगा। तो यहां पर आपने बोला पी क्यू और बीसी पैरेलल हो गए और मैग्नीट्यूड लोगे दोनों साइड, तो पी क्यू जो है वो बीसी के हाफ के इक्वल हो गया। तो क्लियर है बात? जो प्रूव करने को बोला था अपन ने कर लिया प्रूव। लिख लो एक बार इसको अच्छे से। अब क्या बोल रहा है? Show that the sum of three vectors determined by the medians of a triangle directed from the vertices is 0। ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि तीन वेक्टर्स जो हैं, जो कि मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल से डिटरमाइन किए जाते हैं और डायरेक्टेड फ्रॉम द वर्टाइसेस इज 0, यानी कि शो दैट द सम ऑफ द थ्री वेक्टर्स डिटरमाइंड बाय द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल, ये A है, ये B है, ये C है। अब मैं इसको बोलता हूं, ये एक पॉइंट D है, ये E है, ये F है। तो हमें बताना है शो दैट द सम ऑफ थ्री वेक्टर्स डिटरमाइंड बाय द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल डायरेक्टेड फ्रॉम द वर्टाइसेस, यानी कि AD प्लस BE प्लस CF वर्टेक्स से दूसरी तरफ डायरेक्टेड है ये, ठीक है। तो इन मीडियन का जो सम होगा वो 0 के इक्वल होगा, ये बताना है। तो भाई हम सबसे पहले तो देखते हैं कि अगर A का पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है, B का पोजीशन वेक्टर B वेक्टर है, C का C वेक्टर है, तो D का हो जाएगा B प्लस C बाय टू, E का हो जाएगा A प्लस C बाय टू और F का हो जाएगा A प्लस B बाय टू। हमको क्या लेना है? इन वेक्टर के जो इन वेक्टर का क्या लेना है? सम लेना है, ठीक है। कौन से वेक्टर्स का? जो मीडियंस हैं एक्चुअल में, और वो डायरेक्टेड है टुवर्ड्स फ्रॉम द वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स उनका टेल है और वो जो पॉइंट आता है उनका सामने वाली साइड पर, वो इनका क्या है? हेड है, ठीक है। तो इनके सबके पोजीशन वेक्टर्स निकालता हूं मैं। तो एडी कितना हो जाएगा? एडी वेक्टर अगर आप देखोगे तो वो हो जाएगा भाई A से D
मतलब d माइनस ए वैक्टर, मतलब कि b प्लस सी बाई टू माइनस ए वैक्टर। इसके बाद मैं बोलता हूं सी एफ वैक्टर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा f माइनस सी यानी कि a प्लस बी बाई टू माइनस सी वैक्टर। इसके बाद बीई कितना हो जाएगा, तो बीई वेक्टर हो जाएगा a प्लस सी बाय टू माइनस बी वैक्टर। फाइनल माइनस इनिशियल यानी हेड माइनस टेल करते हो आप हमेशा, तीनों को ऐड करना है भाई, तो आप बोलते हो एडी प्लस सी एफ प्लस बीई, एडी प्लस सी एफ प्लस बीई वैक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बी प्लस सी बाय टू माइनस ए, बी प्लस सी बाय टू माइनस ए वैक्टर प्लस ए प्लस बी बाय टू माइनस सी वैक्टर, ए प्लस बी बाय टू माइनस सी वैक्टर प्लस ए प्लस सी बाय टू माइनस बी वैक्टर। अब आप क्या करते हो, माइनस वालों को एक साथ कर लेते हो, इनको एक हाफ हाफ वालों को एक साथ करते हो, तो यहां पर देखते हो b बाय टू और c बाय टू है, यहां पर a बाय टू और b बाय टू है, यानी कि एक b बाय टू यहां से एक b बाय टू यहां से, दोनों ऐड होकर एक b बना लेंगे। एक a बाय टू यहां से एक a बाय टू यहां से, दोनों ऐड होकर एक a बना लेंगे। एक c बाय टू यहां से एक c बाय टू यहां से, दोनों ऐड होकर एक क्या बना लेंगे, c। तो यहां पर आ जाएगा इन तीनों हाफ वालों का एडिशन a प्लस बी प्लस सी, और तीनों नेगेटिव नंबर कौन से हैं, a c और b, तो ये हो जाएंगे माइनस ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर माइनस सी वैक्टर, सब कैंसल आउट, आंसर आया 0। और यही आपको प्रूव करना था कि भाई द सम ऑफ थ्री वेक्टर्स डिटरमाइंड बाय द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल डायरेक्टेड फ्रॉम द वर्टाइसेस इज 0। तो वर्टेक्स से डायरेक्टेड जो भी वेक्टर्स आएंगे, जो मीडियंस होंगे, उनका जब सम निकालोगे तो वो 0 होगा। तो हमने क्या किया, तीनों वर्टाइसेस के भाई ए बी और सी पोजीशन वेक्टर्स लिए, हमने देखा कि मीडियन है तो इनके पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएंगे, तो इसका a प्लस बी बाई टू, बी प्लस सी बाई टू, ए प्लस सी बाई टू। हमने बोला कि अगर भाई आपको डायरेक्टेड फ्रॉम द वर्टाइसेस है तो a आपका हेड हो जाएगा, सॉरी टेल हो जाएगा, और ये d पॉइंट आपका हेड हो जाएगा, हेड माइनस टेल कर दो तो ad वेक्टर आ जाएगा। सिमिलरली be और सिमिलरली cf वेक्टर आया, तीनों का आपने ऐड किया, फाइनल आंसर 0 आया। क्लियर है बात, लिख लो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ABCD are 4 points in a plane and Q is the midpoint of intersection of the lines joining the midpoint of AB and CD, BC and AD. Show that PA plus PB plus PC plus PD equals to 4PQ where P is any point. एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो, देखो बताओ कि ये क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इजी क्वेश्चन है, जैसा आपने पिछला क्वेश्चन किया है वैसा ही करना है, बस थोड़ा सा दिमाग और लगाना है। तो क्या बन पाएगा ये क्वेश्चन आपसे, तो आ गया होगा भाई क्वेश्चन, तो अभी तक इजी क्वेश्चन है, नहीं है इजी, ऐसा बोल रहे हो। देखो अब यहां पर ना इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है जहां पे P इज एनी पॉइंट या Q इज एनी पॉइंट बोले ना, तो उस एनी पॉइंट को बेझिझक ओरिजिन ले लेना, क्योंकि अगर एनी पॉइंट लेकर उसका पोजीशन वेक्टर P लेकर भी आप सॉल्व करोगे तो आप वैसा ही सॉल्व करोगे जैसा ओरिजिन लेकर सॉल्व करोगे, ठीक है। बट ओरिजिन लेकर सॉल्व करने में ये चीज इजीली समझ में आ जाती है। और वैसे भी P इज एनी पॉइंट बोला है, तो एनी पॉइंट मतलब ओरिजिन भी हो सकता है ना, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, ऐसे जब भी क्वेश्चन करेंगे ना तो P को आप ओरिजिन कंसिडर कर लेना, तो उससे क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी आसान हो जाता है, ठीक है। कोई गलती नहीं उसमें, सेम कॉन्सेप्ट्स लगते हैं जैसे कि P को P वेक्टर मानकर सॉल्व करोगे तब लगेंगे। यहां पर जब ये बोल रहा है कि भाई ABCD 4 पॉइंट्स है, कैसे भी पॉइंट्स हो सकते हैं, वो तो मैं कैसे भी बना देता हूं, एक क्वाड्रिलेटरल बना देता हूं ABCD। A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया है कि Q is the midpoint of intersection of the lines joining the midpoints of AB and CD। अब AB और CD के midpoints को ज्वाइन करने वाली लाइंस हैं, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो Q है, ठीक है। और ये अंदर मैं इनका नाम दे देता हूं PQRS,
पी क्यू आर एस तो दे नहीं सकता, क्यू बीच में आ गया है, तो इसका मैं नाम दे देता हूं भाई ए बी सी डी ई एफ जी एच। इनको ज्वाइन कर देता हूं। और अगर आपने क्लास 10th या 9th पढ़ी हुई है तो आपको यह बात पता होगा कि जो मिड पॉइंट्स को, क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो अपन को एक क्वाड्रिलेटरल मिलता है वो एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, तो आप बोल देना यहां पर अ क्वाड्रिलेटरल formed by joining the midpoints of any quadrilateral, any other quadrilateral is a parallelogram। एक क्वाड्रिलेटरल जिसको आप फॉर्म जो बनता है जब आप किसी दूसरे क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। और ये चीज यहां पर ना ये मान लेंगे कि हाँ भाई आपने इतना लिख दिया ना, तो आपने 10th में प्रूव करके आए हो, 9th में प्रूव करके आए हो, तो दोबारा इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये जो चीज है ये आप लिख देना कि एक क्वाड्रिलेटरल जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है तो एक पैरेललोग्राम होता है। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होगी ना तो आप याद कर लेना, इससे पहले जो हमने प्रूव किया थ्योरम उसमें क्या किया था, एक ट्रायंगल बनाया था। आपको बता ही देता हूं कि क्यों होता है ऐसा। तो ट्रायंगल CDB में आप देखोगे तो E और F मिड पॉइंट है, तो EF जो होगा वो DB के आधा होगा और DB के पैरेलल होगा। सिमिलरली आप देखोगे ट्रायंगल DAB में तो H एंड G जो हैं वो मिड पॉइंट्स हैं, तो HG जो होगा वो DB के हाफ होगा एंड DB के पैरेलल होगा। तो आपको यहां पर ये बात समझ में आ गई कि HG और EF दोनों DB के हाफ हैं, तो HG और EF कैसे होंगे, इक्वल होंगे। एंड HG और EF दोनों पैरेलल हैं DB से, तो ये दोनों पैरेलल एंड इक्वल हैं। तो भाई अगर लाइंस पैरेलल और इक्वल होती हैं तो उनसे जो फॉर्म होने वाला क्वाड्रिलेटरल होता है वो एक पैरेललोग्राम होता है। If opposite sides of a quadrilateral are parallel and equal, then the quadrilateral is a parallelogram। तो ये बात जानते हो आप लोग अच्छे से, तो अब ये भी समझ में आ गया। अब क्या है ना, मैं भले ये चीजें बोल देता हूं, मतलब दिल से बिल्कुल भी लगता नहीं होता है कि यार सिर्फ बताकर निकल जाओ, इसलिए मैं ना फिर सारी चीजों को बताता जरूर हूं कि भाई कैसे क्यों होता होगा, किसी के मन में कोई क्वेश्चन ना रह जाए इसलिए। ठीक है, तो यहां पर आपने बोला कि EFGH जो है वो क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक, अभी बीच वाला डायगोनल को अपन हटा देते हैं। अब EFGH एक पैरेललोग्राम हो गया, तो आपको पता है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो दूसरी चीज ये भी लिख लेना आप लोग, दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम bisects each other। अब यहां पर अगर डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो HF का मिड पॉइंट भी Q होगा और EG का मिड पॉइंट भी Q होगा। हमें जो प्रूव करना है उसकी तरफ चलते हैं। मैं बोलता हूं लेट P बी ओरिजिन, लेट P बी ओरिजिन, पॉइंट P जो होगा वो ओरिजिन होगा। ठीक है, तो अगर इनके वेक्टर A के वेक्टर A वेक्टर है, B का वेक्टर B वेक्टर है, C का वेक्टर C वेक्टर है और D का वेक्टर D वेक्टर है, तो आप यहां पर बोल सकते हो कि PA वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर, PB वेक्टर इक्वल्स टू B वेक्टर, PC वेक्टर इक्वल्स टू C वेक्टर एंड PD वेक्टर इक्वल्स टू D वेक्टर। ठीक है, अब यहां पर मैं प्रूव करता हूं कि भाई PA प्लस PB प्लस PC प्लस PD किसके इक्वल होगा, 4PQ के। ठीक, PQ वेक्टर भी बोल दो, Q को आप Q वेक्टर बोल दो, स्मॉल q वेक्टर। ठीक है, तो आप यहां पर बोल सकते हो PQ वेक्टर कितना हो जाएगा, तो PQ वेक्टर हो जाएगा Q वेक्टर के इक्वल। अब यहां देखो, अब यहां पर मैं बोलता हूं कि H के पोजीशन वेक्टर E के और F के और G के क्या हो जाएंगे, तो H हो जाएगा A प्लस D बाय 2,
क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये हो जाएगा a प्लस डी बाई टू, ए वैक्टर प्लस डी वैक्टर बाई टू। सिमिलरली f हो जाएगा c प्लस बी बाय टू, या b प्लस सी बाय टू बोल दो, b वैक्टर प्लस c वैक्टर बाय टू। कोई दिक्कत नहीं है। तो q के क्या हो जाएंगे पोजीशन वेक्टर्स, तो आप बोलोगे q का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा q इज द मिड पॉइंट, q इज द मिड पॉइंट ऑफ HF, HF का मिड पॉइंट है Q। दूसरा दोबारा यहां से E और G को करने की जरूरत नहीं है, इससे ही आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आप बोलते हैं Q इज द मिड पॉइंट ऑफ HF, Q अगर मिड पॉइंट है HF का तो आप बोल सकते हो कि H का वेक्टर प्लस F का वेक्टर बाय 2 इज Q। अब H का पोजीशन वेक्टर है A प्लस डी वैक्टर और F का पोजीशन वेक्टर है B प्लस C वैक्टर, तो आप बोलोगे therefore a plus d vector by 2 plus b plus c vector by 2 by 2 equals to q vector। ठीक है, मतलब कि आप क्या बोलोगे a प्लस डी बाई टू, क्यों, क्योंकि h है, h का वेक्टर प्लस b प्लस सी बाई टू, क्योंकि वो f का वेक्टर है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, a प्लस बी बाई टू होता है ना अपना, जब भी पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट निकालना होता है तो यहां पर इसके दोनों एंड पॉइंट के को ऐड करके उसको डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 2 और 2 का एलसीएम तो 2 ही आएगा और नीचे वाले 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, तो ये हो गया q वेक्टर की इक्वल, ये आ गया a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर इक्वल्स टू 4q वेक्टर, 4q वेक्टर। कोई दिक्कत? तो यहां पर हो गया भाई प्रूफ। ए वेक्टर ही आपका क्या था, ए वेक्टर था आपका पी ए वेक्टर, बी था पी बी वेक्टर, सी था पी सी वेक्टर, तो यहां पर आप बोलोगे पी ए वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर प्लस पी सी वेक्टर प्लस पी डी वेक्टर इक्वल्स टू 4pq वेक्टर। कोई दिक्कत है? नहीं। अब यहां पर आप सोच रहे हो कि यार क्या होता अगर P जो है वो अपना ओरिजिन नहीं होता, तो उसका कोई P वेक्टर आता होता है ना। तो आपको अगर इसको लेके भी कंफ्यूजन है तो आप सोच लो कि यहां तक प्रूव कर दिया आपने, उसके बाद आप बोलते हो चारों साइड -4p वेक्टर बोल देते हो, ठीक है। तो यहां पर अगर आप बोलते तो ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर -4p वेक्टर इक्वल्स टू 4q वेक्टर -4p वेक्टर बोल देते। मतलब शुरुआत से ये सब चीज चलते हुए आ रही होती है, आपके पास p भी लगा हुआ रहता साथ में, तो a माइनस पी, b माइनस पी, c माइनस पी, d माइनस पी आ जाते 4 बार, तो ये हो जाते भाई आपके a माइनस पी वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस p वेक्टर प्लस c वेक्टर माइनस p वेक्टर प्लस d वेक्टर माइनस p वेक्टर इक्वल्स टू 4q वेक्टर माइनस p वेक्टर। तो ओरिजिन नहीं था तो भी तो भाई a माइनस पी क्या हो जाएगा, पी ए वेक्टर, b माइनस पी क्या हो जाएगा, पी बी वेक्टर, तो वापस से यहीं आ जाते हैं आप। तो ओरिजिन लेकर चलो तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने में या ऐसा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है और कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत उसमें नहीं होती, ठीक है, कर सकते हो आप बिल्कुल। अब यहां पर क्वेश्चन शुरुआत से देखते हैं एक बार कि क्या बोल रहा था, और अच्छा क्वेश्चन है ये। तो क्या बोल रहा था, ABCD are 4 points in a plane and Q is the midpoint of intersection of the lines joining the midpoints of AB and CD, BC and AD. Show that PA plus PB plus PC plus PD equals to 4PQ where P is any point. तो आपने देखा भाई AB और DC के जो क्या बोलते हैं AB और CD के जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है वो लाइन, और DA और CB के जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है वो लाइन, ठीक है, वो Q पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमने देखा कि HGFE जो है वो एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है वो एक पैरेललोग्राम होता है। तो यहां पर वो पैरेललोग्राम दिख गया हमको, तो हमने बोला ठीक है भाई बढ़िया बात है, ये एक पैरेललोग्राम है तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर ये बाइसेक्ट करते हैं तो हमने बोला कि भाई यहां पर जो ये Q आ रहा है वो HF का और EG का दोनों का मिड पॉइंट होगा।
हमने ये भी देखा कि एच और एफ जो थे वो मिड पॉइंट थे एडी और सीबी के, तो इनका मिड पॉइंट का भाई मिड पॉइंट फॉर्म लगाया हमने, तो वो कितना आया ए प्लस डी बाई टू, और ये आया बी प्लस सी बाई टू, क्योंकि आपने बोला कि ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, बी का बी वेक्टर, सी का सी वेक्टर और डी का डी वेक्टर है, और पी को हमने ओरिजिन पर मान लिया था। ठीक, तो यहां पर आपने इन सबको सॉल्व किया और उसके बाद आपने देखा कि इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो क्यू है, तो अगेन आपने मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाया और ये आया आपके पास a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4 इक्वल टू क्यू वैक्टर, 4 को वहां भेजा। अब a वैक्टर ही हमारा क्या था, पी ए वैक्टर था, b वैक्टर पी बी वैक्टर था, ऐसे हमारी चीज प्रूव हो गई। यहां पर ये चीज लाने के बाद आप बोल सकते थे कि ठीक है भाई, अगर p वैक्टर कोई भी एक पॉइंट है, कहीं पर भी एक पॉइंट है, ठीक है, तो हम मानते हैं कि चलो p एक ओरिजिन पर नहीं है तो उसका वेक्टर होगा कुछ, p वेक्टर मान लेते हैं उसको। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन के बाद बोल सकते हैं ना, दोनों साइड क्या 4p वेक्टर को मैं सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं और इसको a माइनस पी, बी माइनस पी, सी माइनस पी और डी माइनस पी लिख दे रहा हूं, और यहां पर 4q माइनस 4p लिख दे रहा हूं। तो यहां पर आपके पास pa, pb, pc और pd वेक्टर और यहां पर pq वेक्टर आ गए। ठीक है, pq वेक्टर मालूम है ना, फाइनल माइनस इनिशियल तो q माइनस p ही होगा ऐसे सब जगह, मतलब हेड माइनस टेल, हेड वहां पर q है, टेल p है, सब जगह टेल है p। तो आपको अगर ओरिजिन नहीं लेना तो ऐसा भी कर सकते हो, बाद में दिखा सकते हो, जिस तरीके से सॉल्व करना कर लो, दोनों तरीकों से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्लियर करते हैं हम इसको। अब क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स, तो ये चीज ऐसी कोई नई नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये क्या है। तो ये एक्स वाई एक्सिस है आपका, यहां पर एक वेक्टर है, यहां पर इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, यहां पर इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं। आपको मालूम है कि x एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, तो वो होता है आई कैप। y एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाला कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, तो वो होता है जे कैप। ठीक है, तो यहां पर इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, पोजीशन वेक्टर जब निकालना होता है आपको तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो पहले x वालों को माइनस करो, तो मैं इसको बोलता हूं p है, ये q है, तो pq वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, तो PQ वेक्टर हो जाएगा आपका Q का जो कोऑर्डिनेट्स है वो x2 y2, तो पहले x y कोऑर्डिनेट्स को माइनस करो, तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, ये हो जाएगा आपका PQ वेक्टर। 3 डायमेंशनल भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसी करते आप फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ठीक है, तो हेड माइनस टेल कर देते हो। क्लियर है, तो ये होता है आपका भाई कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स। ठीक है, एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में आप वेक्टर्स को कैसे लिखोगे, ये इसका एक्स कंपोनेंट, ये इसका वाई कंपोनेंट। क्लियर है, आगे क्या बोल रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर एंड इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, तो अब यहां पर एडिशन, अगर मैं बोलता हूं किसी वेक्टर ए है xi x1i प्लस y1j और वेक्टर b है x2i कैप, सब जगह लगा लेना अपने हिसाब से ना, अगर मैं नहीं लगाता हूं तो भी, प्लस y2j, और आप बोलते हो कि a प्लस b, तो हमेशा याद रखना i वाले कंपोनेंट ऐड होंगे और j वाले कंपोनेंट ऐड होंगे। भाई लाइक वाले जो है वही टर्म्स ऐड होते हैं ना, आपको हमेशा से पता है। तो यहां पर आप x1 प्लस x2i कैप लिखोगे प्लस y1 प्लस y2 j कैप लिखोगे। ठीक है, तो यही होता है आपका भाई एडिशन, और ऐसे ही आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, और आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अगर मैं बोलता हूं m a वेक्टर, तो वो हो जाएगा m x1 i कैप प्लस m y1 j कैप। ठीक है, तो ऐसे आप स्केलर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो कंपोनेंट्स के साथ। यही होता है एडिशन। ऐसी सब्ट्रैक्शन भी करोगे तो आपके लाइक वाले टर्म्स जो हैं आई कैप वाले आई कैप से सब्ट्रैक्ट होंगे और जे कैप वाले जे कैप से सब्ट्रैक्ट होंगे। क्लियर है बात? सो क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं। तो अब भाई, अरे हाँ, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स तो मैंने बताया नहीं। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स अगर मैं बोलता हूं और ए आपके पास होता है x1 i कैप प्लस y1 j कैप और b होता है आपके पास x2 i कैप
प्लस y2 j कैप, और आप बोलते हो वेक्टर a इक्वल्स टू वेक्टर b, तो आप बोलोगे x1 जो होगा वो x2 के इक्वल होगा और y1 जो होगा वो y2 के इक्वल होगा। मतलब अगर दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं तो उनके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स जो होते हैं i वाला और j वाला दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि दो वेक्टर्स अगर इक्वल हैं तो उनके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स हमेशा कैसे होंगे, इक्वल मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये इक्वालिटी ऑफ वेक्टर भी आपने देख लिया। अब इसे क्वेश्चंस करते हैं जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस होने वाले हैं एक्चुअली। ठीक, तो यहां पर क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट 2i प्लस 3j एंड xi प्लस yj आर इक्वल। ये भी j होगा। तो ये बताने वाला क्वेश्चन है क्या, नहीं होगा भाई। i का कंपोनेंट 2 है, j का कंपोनेंट 3 है, तो वही होंगे x और y, दोनों वेक्टर इक्वल है तो x2 होगा और y3 होगा, बात खत्म। इससे इजी क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक अपन ने पूरे शुरुआत से लेकर लास्ट तक किसी कोर्स में किया होगा। मतलब यहां पर क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट वेक्टर्स दीज वेक्टर्स आर इक्वल। इक्वल वेक्टर तभी होंगे जब उनके सारे रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स इक्वल होंगे। x एक्सिस में भी उतना ही जा रहा होगा वो और y एक्सिस में भी उतना ही जा रहे होंगे। मतलब दोनों वेक्टर्स के x और y कंपोनेंट या z है अगर, तो z कंपोनेंट भी कैसा होगा, इक्वल होगा। तो x होगा 2 के इक्वल, y होगा 3 के इक्वल, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट a इक्वल्स टू i प्लस 2j एंड b इक्वल्स टू 2i प्लस j is mod a equals to b, mod a equals to mod b, are the vectors a and b equal। तो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं तो शायद सबसे पहले वीडियो में ही मैंने आपको बता दिया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकालना है। ये 3i और 2j और 2i और 1j जो हैं, ये सारी चीजें भी मैंने आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हैं कि i, j और k जो हैं वो यूनिट वेक्टर होते हैं। कौन कौन से, x एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाले, y को और z को, और किसी भी वेक्टर को हम xi प्लस yj प्लस zk के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहां पर अगर किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करूं मैं, तो अगर वेक्टर है आपका a वेक्टर इक्वल्स टू xi प्लस yj, तो आप मॉड ऑफ a बोलते हो अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और इतना क्यों होता है ये भी बताया था मैंने आपको अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स के सबसे पहले ही लेक्चर में, शायद है ना, उसके बाद तो, हाँ उसके बाद नहीं, पहले ही वाले लेक्चर में सब कुछ बताया था आपको, जहां पे मैंने ये भी बताया था आपको कि कोई भी चीज जो है, अभी बहुत सारी चीजें आगे पढ़ेंगे अपन, लेकिन वहां पर जब इंट्रोडक्शन की बात आ रही थी तो मैंने ये बोला था आपसे कि कोई भी चीज अपन छोड़कर दूसरी चीज को तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो। इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये सारी चीज भी आपको पता होनी चाहिए, तब जाकर आप नल वेक्टर और जो बाकी सारे वेक्टर्स थे वो समझ पाओगे। ठीक है, तो यहां पर मैंने बताया आपको मॉड कितना होता है इसका, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर एक्स आई प्लस वाई जे आपका वेक्टर है। तो यहां पर वेक्टर है ए कितना, आई प्लस 2j, मतलब यहां पर आई का कंपोनेंट कितना है, 1 है, ठीक है, और जे का कितना है, कोफिशिएंट 2 है, ठीक है। तो यहां पर आप बोलोगे मॉड ऑफ ए कितना होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट यानी 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट ओवर 1 का स्क्वायर इज 1 और 2 का स्क्वायर इज 4, तो 5। और b का मॉड निकालूंगा मैं, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी आ गया रूट ओवर 5। तो आप बोलोगे यस मॉड ऑफ a इक्वल्स टू मॉड ऑफ b। दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, लेकिन क्या दोनों ही वेक्टर्स इक्वल वेक्टर हैं, बता सकते हो आप? तो आप बोलोगे नहीं है दोनों वेक्टर्स इक्वल, क्योंकि दोनों के जो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग हैं। मतलब एक का x कंपोनेंट 1 है, एक दूसरे का 2 है, पहले का y 2 है और दूसरे का 1 है। तो आप बोलोगे बोथ आर नॉट इक्वल वेक्टर्स, a वेक्टर नॉट इक्वल्स टू b वेक्टर बिकॉज x एंड y कंपोनेंट्स, x और y कंपोनेंट जो है उसके वो कैसे हैं, अनइक्वल है भाई, इक्वल नहीं है, आर अनइक्वल। ठीक है, तो x एंड y कंपोनेंट जो है वो इक्वल नहीं है, इसलिए आप बोलोगे a एंड b इक्वल वेक्टर नहीं है, भले उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन वो दोनों वेक्टर्स इक्वल नहीं है। ठीक, अब इनसे इजी क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता अभी तक किए हैं आपने, सबसे इजी क्वेश्चन से ये। आप क्या बोल रहा है, इफ a इज द पोजीशन वेक्टर हुज स्ट्रिप इज 1, -3, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सच दैट AB इक्वल्स टू A वेक्टर। ठीक है, इफ A हैज कोऑर्डिनेट -1, 5, तो यहां पर एक्चुअल में
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी बोलना चाह रहे हैं, यहां पर बी होना चाहिए था क्वेश्चन में, क्योंकि अगर क्वेश्चन में बी नहीं लिखा रहेगा तो अपन पूछेंगे किसका, तो वहां पे पॉइंट बी का अपन को कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो आपने बोला ए इज अ पोजीशन वेक्टर हुज टिप इज 1, -3, ठीक है। तो ए वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो i -3j, ठीक है, i -3j, क्योंकि उसका x कंपोनेंट 1 है और y कंपोनेंट -3 है, ठीक है। ए कोऑर्डिनेट क्या है, ए के कोऑर्डिनेट क्या है, तो ए वेक्टर को आप लिख सकते हो -1, 5 है, तो -i + 5j। अब आपको क्या बताया गया यहां पर कि ए बी जो है वो ए वेक्टर के इक्वल है, ठीक है, ए बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर के इक्वल है। तो आप बोलोगे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर। अब आपके पास बी के कोई भी कंपोनेंट्स तो है नहीं, तो आप बोलते हो लेट बी वेक्टर इक्वल्स टू xi + yj। क्योंकि इसके x और y दोनों ही कंपोनेंट्स नहीं है आपके पास, तो आप बोलते हो बी वेक्टर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, xi + yj के। तो यहां आप बोलोगे ठीक है भाई, यहां पर पुट करते हैं xi + yj, और a की जगह क्या पुट करोगे, तो a है -i + 5j, और यहां पर स्मॉल a है i -3j। अब यहां पर i वालों को एक साथ लिखो और y वालों को, सॉरी jj वालों को एक साथ लिखो। तो x माइनस, पहले तो इसको भाई माइनस को खोलो, कोई कंफ्यूजन ना रहे फोकट में। तो ये +i - 5j हो जाएगा इक्वल्स टू i -3j। यहां पर आप बोलोगे x i + i, मतलब कि x + 1i + y - 5j। एक जगह से i वालों को एक साथ किया, एक जगह jj वालों को एक साथ किया, i कॉमन निकला और j कॉमन निकला, और यहां पर आ रहा है आपके पास i -3j। तो अब आप बोल सकते हो भाई कि कंपोनेंट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो यहां पर जो i का कोफिशिएंट है कितना, 1, और यहां पर i कोफिशिएंट है x + 1, दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो आप बोलोगे x + 1 = 1, तो x = 0 आ गया। तो भाई x जो है आपका वो कितना आ गया है, 0, ठीक है। अब y - 5 जो है वो किसके इक्वल है, वो -3 के इक्वल है। तो y की वैल्यू आ गई 5 - 3 यानी कि 2। तो जो b वेक्टर है उसे कोऑर्डिनेट्स तो आ गए 0, 2, ठीक है। तो भाई आपसे पूछा गया वैसे तो कोऑर्डिनेट्स, और अगर अपन उसके वो देखेंगे कोऑर्डिनेट्स, आप बोलोगे b वेक्टर के 0, 2 हैं, और उसका वेक्टर देखोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ आएगा 2j। कितना आएगा, 2j। क्यों आएगा 2j, क्योंकि x कंपोनेंट उसका क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्लियर है ये बात, क्या किया आपने इस क्वेश्चन में, तो यहां पर आपको बोला गया था भाई इफ a इज अ पोजीशन वेक्टर whose tip is 1, -3, find the coordinates of the point b such that ab equals to a, ab वेक्टर जो है वो a वेक्टर के इक्वल है। if a has coordinate -1, 5, तो a के कोऑर्डिनेट्स -1, 5 दिए थे, और स्मॉल a के 1, -3। तो आपने बोला स्मॉल a 1, -3 है, यानी कि i -3j हो जाएगा, और कैपिटल A -i + 5j हो जाएगा, क्योंकि -1, 5 है। आपने बोला कि ए बी जो है वो ए के इक्वल है, ए बी वेक्टर ए के इक्वल है, तो बी के जो वेक्टर होंगे, बी का जो पोजीशन वेक्टर होगा उससे ए को जब माइनस करोगे, क्योंकि बी हेड है और ए टेल है, तो वो ए वेक्टर के इक्वल आ रहा है। तो बी को अपन ने xi + yj लिया, और a की जगह -i + 5j लिया, इक्वल्स टू i -3j लिया, ठीक है। माइनस को अंदर भेज दिया, i - 5j हो गया, x को i के साथ तो x + 1, और y को -5 के साथ लिया। यहां का जो i का कोफिशिएंट है वो x + 1 है, यहां पर i का कोफिशिएंट 1 है, तो x + 1 1 के इक्वल हुआ, x की वैल्यू 0 आ गई, y - 5 -3 के इक्वल हुआ, और y की वैल्यू 2 आ गई। तो यहां पर अपन को 0, 2 का एक कोऑर्डिनेट मिल गया जो कि b है, और b का अगर वेक्टर फॉर्म लिखने जाएं अपन तो वो 2j आएगा, क्योंकि उसका x कंपोनेंट 0 है। तो क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, if the position vector of a point 4, -4, -3 be a, find mod of a। ये कोई क्वेश्चन हुआ, इतना आसान क्वेश्चन, इतना आसान तो मतलब कुछ भी नहीं होता, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, a वेक्टर जो होगा वो होगा -4i - 3j। तो मॉड ऑफ a कितना हो जाएगा, तो मॉड ऑफ हो जाएगा √4² + 3²
-4 और -3 का भी स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव ही आना है, ठीक है। और आपको पता है 4 और 3 के स्क्वायर का सम होता है 25, जिसका रूट होता है 5, तो मॉड ए आ गया 5। क्लियर है। आपको पता है x अगर मतलब a वेक्टर अगर xi प्लस वाई जे है तो मॉड ऑफ a होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली यहां पर a का पॉइंट दिया हुआ है -4, -3, तो इसका जो वेक्टर है वो हो जाएगा -4i -3j और मॉड ऑफ a हो जाएगा अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 5। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है एकदम। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टिप ऑफ पोजीशन वेक्टर व्हिच इज इक्विवेलेंट टू ए बी वेक्टर where the coordinates of A and B are this. To find the coordinates of the tip of the position vector which is equivalent to AB vector, ठीक है। अब यहां पर इसके टिप के कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, तो ये AB वेक्टर है अपने पास -1, 3 एंड -2, 1। तो AB वेक्टर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि भाई कंपोनेंट्स के टर्म्स में कैसे लिखते हो, x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप। तो यहां पर आप लिखोगे -2, -1 i कैप प्लस 1 - 3 j कैप। तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, -2 + 1 मतलब -i कैप, 1 - 3 मतलब -2 j कैप। तो ये आंसर आ रहा है आपके ए बी वेक्टर का। क्लियर है ये बात। तो क्या किया आपने, तो यहां पर आपको बोला गया था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टिप ऑफ पोजीशन वेक्टर व्हिच इज इक्विवेलेंट टू ए बी वेक्टर वेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर -1, 3 एंड -2, 1 रिस्पेक्टिवली। तो ये हमने कोऑर्डिनेट्स बना दिए ए और बी के, और ए बी वेक्टर पूछा था अपन से, तो बी माइनस ए करना पड़ेगा, मतलब कि हेड माइनस टेल करना पड़ता है, ये बात आप जानते हो बहुत अच्छे से। तो हेड था -2i प्लस j, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली x2 - x1 और y2 - y1 कर दो। तो x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप किया आपने, फाइनल आंसर आया आपके पास -i - 2j कैप। क्लियर है बात। तो इजी है भाई क्वेश्चंस तो ये। अब आते हैं अपन इस क्वेश्चन पे, आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो भाई, सीबीएसई 2017 में, मतलब कि हर टाइप के टॉपिक जो हैं अपन लोग यहां से करेंगे। तो अब क्या बोल क्या रहा है इस क्वेश्चन में, ये देखो भाई। अब ये क्वेश्चन भी देखने में ऐसा लगेगा ना, कभी अगर पहली बार आ गया तो, अगर आपने नहीं किया हो तो, कि भाई लैम्डा और म्यू आ गए हैं, बड़े डरावने क्वेश्चन है। बट मैंने पहले ही बोला था आपसे कि इस टॉपिक में जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, वो बहुत ही सड़े से साधारण से और ईजी से क्वेश्चन होंगे। और ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चन आपको मिल गए तो आपके वारे न्यारे हैं। वारे न्यारे का मतलब समझते हो कि नहीं, पहले ही जरूर बताना, वारे न्यारे का मतलब समझते हो कि नहीं। कमेंट सेक्शन पे इसका भी आंसर दे देना, सारे आंसर दिया करो बीच बीच में बैठ के, है ना। हमें एकदम इंटरेक्शन बनाकर रखना। और आजकल आंसर्स आपके मिल नहीं रहे हैं मुझे, तो ऐसा कर क्यों रहे हो आप लोग, आंसर्स दो ना यार, कहां गायब हो आप लोग। चलो, शुभम भी गायब है, रेखा भी आंसर तो बिल्कुल कर ही नहीं रही, जो भी मैं पूछता हूं यस सर नो सर करके चली जाती हैं, ठीक है। तो यहां पर अब क्या बोल रहा है, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए बी एंड सी आर λi 3j 12i μj and 11i - 3j respectively. If C divides the line segment joining A and B in the ratio 3:1, find the value of lambda and mu. तो आपको पता है इस क्वेश्चन को आप क्या बोलोगे कि भाई ये A और B पॉइंट है और बीच में इसके C आ रहा है, ठीक है, ये A है, ये B है और ये C है। अब आप क्या कहेंगे, तो आप बोलेंगे भाई कि A का पोजीशन वेक्टर हमें दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, λi + 3j। बी का पोजीशन वेक्टर हमको दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, कितना दिया, 12i + μj। गलती मत कर देना जो मैं करने वाला था, अभी नहीं, मैं नहीं करने वाला था, मैं करता नहीं हूं गलती कभी, नहीं करते हैं भाई, सभी करते हैं, इंसान है। तो बी का पोजीशन वेक्टर 12i + μj दिया है, और सी का कितना दिया हुआ है, 11i - 3j, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है सी जो है ए और बी को 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये 3 है, ये 1 है, ये m है, ये n है। सेक्शन फॉर्मूला लिख दें, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, मतलब सी का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा, अगर इसका पोजीशन वेक्टर ए होता, इसका बी होता, तो mb + na/m + n, ये हम जानते हैं सेक्शन फॉर्मूला।
और हमने प्रूफ सब किया हुआ है, तो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कहां से आया क्या हुआ। ठीक, तो अब यहां पर बोलोगे एम बी मतलब कि 3 इंटू 12i प्लस म्यू जे प्लस एन ए, इंटरनली डिवाइड कर रहा था, ऐसा कुछ दिया नहीं था, सी डिवाइड्स, ठीक है, तो यहां पर इंटरनली ही लेकर चलते हैं, प्लस, ठीक है, प्लस एन ए कितना दिया हुआ है, तो एन ए है 1 इंटू एन इंटू ए, कितना हो जाएगा, एन और एन है 1 और इंटू करोगे तो लैम्डा है प्लस 3j, अपॉन आप बोलते हो, अपॉन कितना हो जाएगा, m प्लस एन मतलब कि 3 प्लस 1 और इक्वल टू, इसके इक्वल में इसका पोजीशन वेक्टर अपन को पता है क्या पहले से, तो हां पता है 11i माइनस 3j पता है अपन को, तो यहां आप बोलते हो 11i माइनस 3j। क्लियर है, तो अब आप क्या करोगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3 इंटू 12 मतलब 36i प्लस 3 म्यू जे प्लस लैम्डा आई प्लस 3j इक्वल्स टू 3 प्लस 1 4 है, 4 को वहां पर भेज देते हैं तो हो जाएगा 44i माइनस 12j। अब क्या करते हो, 36i प्लस लैम्डा आई, क्योंकि भाई ये क्या है 36 प्लस लैम्डा आई के कंपोनेंट्स है, तो 36 प्लस लैम्डा आई इक्वल्स टू 44i, तो यहां से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो, तो लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा 44 माइनस 36, यानी कि 36 प्लस लैम्डा जो है 44 के इक्वल हो जाएगा, तो लैम्डा हो जाएगा 44 माइनस 36, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 8, लैम्डा की वैल्यू 8 आ गई। अब म्यू की वैल्यू निकालनी, तो आप क्या करोगे, म्यू वाला जो टर्म है 30 कहां है 3j और 3 म्यू जे, मतलब 3 म्यू प्लस 3 जो है वो माइनस 12 के इक्वल होगा, वहां पर जे वाले कंपोनेंट्स जे के इक्वल होंगे, तो 3 म्यू प्लस 3 जो है वो माइनस 12 के इक्वल होगा, तो 3 म्यू की वैल्यू आ जाएगी माइनस 15 और म्यू की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5, तो लैम्डा इज 8 एंड म्यू इज माइनस 5, और यही निकालने को बोला था आपको, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू। निकाल लिया अपन ने बहुत अच्छे से, आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में, ठीक है। तो क्या बोला था क्वेश्चन में बोला था भाई ए बी और सी के 3 आपके पास पोजीशन वेक्टर्स हैं, और सी जो वेक्टर है वो ए बी को जो ज्वाइन कर रही है लाइन उसको डिवाइड कर रहा है किसी रेशो में, और वो रेशो कितना है, तो वो है 3:1। आपसे बोल रहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू, तो हमने बोला ठीक है भाई कर लेंगे लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड, तो कैसे करेंगे, तो यहां पर आप बोलोगे कि भाई आप लाइन बनाते हो ए बी, ए के पोजीशन वेक्टर्स बी के पोजीशन वेक्टर्स यहां पर नोट करते हो, बीच में सी का पोजीशन वेक्टर 11i माइनस 3j को पुट करते हो, ठीक है। यहां पर आपको पता है कि अगर हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां पर 3:1 का रेशियो है, तो 3 इंटू ये जो बी का पोजीशन वेक्टर है 12i प्लस म्यू जे प्लस 1 इंटू लैम्डा आई प्लस 3j इक्वल्स अपॉन 4, 3 प्लस 1 4 इक्वल हो जाएगा सी के पोजीशन वेक्टर, क्योंकि यही वो पॉइंट है जो इसको 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 11i माइनस 3j लिख दिया, 4 को वहां पहुंचाकर मल्टीप्लाई किया, यहां पर i के कंपोनेंट्स को अलग किया, j को अलग किया, i वाले आ रहे थे अपने पास 36 प्लस लैम्डा और वहां पर आई था 44, तो आपने 36 प्लस लैम्डा को 44 से इक्वेट किया, लैम्डा की वैल्यू 8 आई। सिमिलरली 3 म्यू प्लस 3 जे का कंपोनेंट था और वहां पर था माइनस 12, दोनों को इक्वेट किया, म्यू की वैल्यू माइनस 5 आई, तो लैम्डा और म्यू आपने निकाल दिया। क्लियर है क्वेश्चन, ओके। तो अब यहां पर आपके इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं, अब आगे हम बढ़ते जा रहे हैं और टॉपिक्स और सीरियस और अच्छे होते जा रहे हैं, और अभी तो मेन बहुत सारी चीजें बाकी हैं, जैसे स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। अब कुछ आप में से ऐसा भी सोच सकते हैं कि सर इतने सारे क्वेश्चंस हर टाइप के टॉपिक के क्यों करवा रहे हैं, एनसीईआरटी में तो बड़ी जल्दी से ये चैप्टर को सल्टा दिया गया है, तो भाई यहां पर आपको क्यों करवा रहे हैं का आंसर ना इस पेज पर यहां पर मिलेगा। तो मुझे चाहिए है कि किसी भी टॉपिक से अगर क्वेश्चन आए तो वो आपसे बनना चाहिए, और यहां पर किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन उठकर आ जाता है कि आज नहीं आ रहा है, हो सकता है कि नहीं आया हो अभी तक, लेकिन इस बार के एग्जाम में आ जाए, क्या पता हमको, तो हम हर उस टॉपिक को कर लें, हर टाइप की चीजें समझ लें जिसके क्वेश्चंस आ सकते हैं।
इसलिए यहां पर मैं किसी भी टाइप का टॉपिक या उसका सब टॉपिक या उसके सब का सब टॉपिक भी नहीं छोड़ना चाहता। ठीक है, जितनी पॉसिबिलिटीज है हम सब करेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। ठीक है, इसलिए इन वीडियोस को बहुत सीरियसली देखो। बिल्कुल भी ये मत सोचना कि एनसीईआरटी आपने कर ली तो आपका सफिशिएंट हो जाएगा, नहीं होता यार। हमें करनी पड़ती दूसरी बुक्स भी सॉल्व, और दूसरी बुक उठाकर सॉल्व करने के बैठोगे, इससे अच्छा यहां पर आपको पूरा वीडियो सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं, तो करो इसको सॉल्व। और जो भी डाउट्स हैं पूछो, अगर डाउट्स आती है तो डरो मत किसी भी चीज से कि कितना सारा है ये या कितना टफ है ये। ना तो सारा है ना तो टफ है, बहुत ही कंसाइज वे में, बहुत ही इजीली आपको ये सारी चीजें करवाई जा रही हैं। और फिर जेईई मेंस एंड एडवांस भी तो देना है, इसलिए अपने बेसिक्स को बहुत स्ट्रांग बनाकर चलो। ठीक है, तो आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स में केजी से लेकर क्लास 12 तक सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री। इंग्लिश मीडियम भी, हिंदी मीडियम भी, एनटीएसटी भी, ओलंपियाड भी, नीट भी और जेईई भी। हम यहां पर 2 लेक्चर्स के बाद आपसे कभी भी किसी भी कोर्स के लिए फीस ना तो मांगते हैं और ना ही कभी मांगेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ मन लगाकर पढ़ाई करना है। और हमें क्या देना है आपको, तो हमें देना है अपने रिजल्ट की सौगात। इतने अच्छे नंबर लेकर आओ कि साथ में मिलकर फिर पार्टी करें, मजा आ जाए। ठीक है, तो आपको अगर वीडियोस देखने में कोई भी दिक्कत होती है तो magnetbrains.com पर जाइए, या फिर मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो आप प्ले स्टोर से। सारी जगह पर सारे ही वीडियोस की प्लेलिस्ट टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल है। ठीक है, जैसे ही आप जाओगे तो वहां पर सारी क्लासेस के ऑप्शंस खुल जाएंगे। आपको मालूम है आप इंग्लिश मीडियम क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो वहां पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे तो वहां पर सारे कोर्सेज आ जाएंगे, दिख जाएंगे आपको। आप मैथ्स आरडी शर्मा पे जाना, वॉच नाउ पे क्लिक करना। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो मेरे जितने भी वीडियोस हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ वहां पर मिल जाएंगे। आप देखना वहां पर कोई भी वीडियो छूट गया है या किसी का रिवीजन करना है आपको और वो दिख नहीं पा रहा है, मिल नहीं पा रहा है, तो वहां पे वो मिल जाएगा आपको सब। और फिर जैसे ही वहां पर क्लिक करोगे तो वीडियो प्ले हो जाएगा, आपको सारी चीजें मैं वहीं पर समझाऊंगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अच्छी लग रही है अगर सीरीज तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इसको अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त यार के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है और 100% फ्री और बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ। अब सब कुछ अवेलेबल है, इतनी बार इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि सच में सब कुछ अवेलेबल है। तो आप सारी चीजों का फायदा उठाओ ना, उठाते क्यों नहीं हो सारी चीजों का फायदा? सब कुछ अच्छे से देखो और स्कोर करो फुल मार्क्स। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर मैं लेकर आऊंगा और कुछ अच्छे क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।